नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम एमपी टेट के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम विश्व की प्रमुख जल संधियों को पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि अभी हम कुछ मैपिंग के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पर एमसीक्यू के बेस पर डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द हम यहाँ पर पूरी की पूरी मैपिंग की सीरीज भी लेकर आएंगे, जिसमें आपकी सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। तो अभी हम केवल कुछ एमसीक्यूज पर बात करेंगे कि किस तरीके से जल संधियों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारी चीजें मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इनसे आपको एक बार ये मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज इनमें देखने को मिलती हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, मलक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधा है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारा मलक्का स्टेट है, जल संधि को कहते हैं स्टेट, आने जाने की सुविधा का मतलब होता है कि ये किसको कनेक्ट करता है। तो मलक्का जो जल संधि है ये किसको कनेक्ट करती है। तो इस मलक्का जल संधि को जब आप देखेंगे विश्व मानचित्र पर, तो ये आपको कहां पर दिखाई देगी, तो यहां पर देखेंगे तो इंडोनेशिया वाला जो बेल्ट हमें यहां पर मिलता है। तो यहाँ पर आपका फिलीपींस का एरिया है, ये पूरे का पूरा इंडोनेशिया का एरिया है। जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है ये मलेशिया का एरिया है। तो यहाँ पर इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं, जैसे यहाँ पर आपको जावा द्वीप मिल जाता है, जावा द्वीप है। यहाँ पर आपका एक सुमात्रा द्वीप दिया हुआ है, और इसके ऊपर ये आपका मलेशिया का पार्ट दिया हुआ है। तो ये मलेशिया का पार्ट हो गया, ये हमारा इस सुमात्रा द्वीप का पार्ट हो जाता है। और सुमात्रा द्वीप के नीचे छोटा सा द्वीप है जिसको कहते हैं जावा द्वीप। अब यहां पर थोड़ा सा समझना कि इस जगह पर जो पार्ट है ये आपका पूरे का पूरा पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। यहाँ ये कह सकते हैं यहाँ पर साउथ चाइना सी का पार्ट मिल जाता है, और इस साइड आपका इंडियन ओशियन का पार्ट मिल जाएगा, क्योंकि इस साइड से क्या स्टार्ट हो जाएगा, इंडियन ओशियन। तो यहां पर जल संधि हमें कहां पर मिलेगी, तो ये जो मलेशिया और इसके बीच में ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो इस बेल्ट के बीच में यहां पर जो ग्रीन में कलर कर रहा हूं, तो इसी ग्रीन कलर को कहा जाता है यहां पर मलक्का स्टेट। तो इसी जल संधि का यहां पर नाम क्या है, मलक्का जल संधि। तो यहीं पर आपको क्या मिलेगी, इस जगह पर आपको मलक्का जल संधि मिलेगी। क्लियर हो गया। तो ये किसके बीच में है, तो ये भी आपको याद रखना, ये इंडोनेशिया में, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। और यहां पर जावा और सुमात्रा के बीच में भी एक जल संधि मिलती है। इस जल संधि को कहा जाता है सुंडा जल संधि। तो यहां पर आप जो सुंडा जल संधि याद रख सकते हैं, ये इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीप, जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है। यहीं पर इंडोनेशिया का ये जो द्वीप है इसको स्लेबिस द्वीप कहा जाता है, स्लेबिस द्वीप। तो इसी स्लेबिस द्वीप के बीच में भी यहाँ पर हमें एक जल संधि मिलती है, जिसको मक्सर जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ जल संधियों के बारे में आप याद रख सकते हैं। तो इंडोनेशिया और स्लेबिस द्वीप के बीच में जो जल संधि मिलती है वो मक्सर जल संधि है। जावा सुमात्रा के बीच में सुंडा जल संधि है। सुमात्रा और मलेशिया की मुख्य भूमि के बीच में आपको मलक्का जल संधि मिलती है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ था यहाँ पर, तो देखो भूमध्य सागर को काला सागर से, तो भूमध्य सागर तो यूरोप और एशिया के बीच में ये आएगा नहीं, लाल सागर भी यहां पर नहीं आएगा, तो ये आ सकता है हिंद महासागर और चीन सागर। तो ए ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो मलक्का जल संधि, जब भी हम जल संधि बनाएंगे आप ऐसे करके इसको समझ सकते हैं, जैसे इस जल संधि के ऊपरी भाग में मलेशिया का भाग था, मलेशिया का द्वीप था, नीचे आपका सुमात्रा द्वीप था जो इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया का पार्ट था। इस तरफ जो वाटर बॉडीज आपको दिखती है, तो ये साइड में जो वाटर बॉडीज आपको मिल रही थी, और एक वाटर बॉडीज आपको इस साइड मिलती है, तो जल संधि का कार्य भी आप समझ लेंगे। इन दोनों साइड की जल संधियों को जोड़ने का, वाटर बॉडीज को जोड़ने का जो काम करती है यहाँ पर, तो ये जो एरिया है जो दोनों को कनेक्ट करने का वर्क कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, जल संधि। इसी को क्या कहा जाता है, जल संधि, यानी कि स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है।
और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, तो इसका नाम क्या है हमारा यहाँ पर, तो इसको हम नाम देते हैं मलक्का जल संधि। क्लियर हो गया यहाँ तक। और इन साइडों में जो सागर मिलते हैं, इस साइड आपको दक्षिणी चीन सागर मिलता है और इस साइड आपको जो इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर मिलता है। तो इस तरीके से ये कार्य होता है किसी एक जल संधि का। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन कह रहा है बाई विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द इंडिया एंड ईस्ट एशिया। तो भारत और एशिया के पूर्वी भाग, एशिया का पूर्वी भाग का मीन समझ रहे हैं यहाँ पर। एशिया के पूर्वी भाग का मतलब होता है कि जो आप जापान, इंडोनेशिया वगैरह द्वीपों से जब टच करते हैं तो वो एशिया का पूर्वी भाग कहलाता है। तो कैसे कम कर सकते हैं, तो यहां पर हमने देखा था कि जो मलक्का जल संधि है, क्या इस मलक्का जल संधि को और ज्यादा गहरा कर दिया जाए, इसको डीप कर दिया जाए, तो क्या डीप करने से किसी भी नेविगेशन टाइम में कमी या उसके डिस्टेंस में कमी आ सकती है, तो नहीं आती। तो किसी को गहरा करने से थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, सामान्यतः डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, ये आंसर नहीं आएगा। तो इस हिसाब से 1 यहां दिया तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है। अब दिया है सियाम खाड़ी। सियाम खाड़ी का मतलब होता है जो आपका इंडोनेशिया का भाग है, उसी को यहाँ पर मलेशिया वाला जो भाग है उसको, जो थाईलैंड की जो क्षेत्र मिलता है, उसी थाईलैंड को सियाम के नाम से जाना जाता है। और अंडमान सागर के बीच में जल संधि के जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोदकर, इमेज में देखते हैं समझ में आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर ये क्वेश्चन कह जा रहा, कहा यहां से समझ में आ जाएगा। यहां पर जो दिया हुआ है इसको कहते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो कहलाता है, ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड। गल्फ ऑफ थाईलैंड, यानी कि इसी को श्याम की खाड़ी भी बोला जाता है। थाईलैंड का ही पूरा नाम, पुराना नाम श्याम मिलता है, इसलिए इसको श्याम की खाड़ी कह सकते हैं। और इस साइड जो है आपका, ये म्यांमार का है। इस साइड कौन सी खाड़ी दी हुई थी इन्होंने, यहां पर दिया हुआ था इन्होंने खाड़ी का नाम कौन सी, श्याम की खाड़ी और अंडमान सागर। तो इसी साइड में यहाँ पर इंडोनेशिया का ही जो पार्ट है, सॉरी इंडियन ओशियन का पार्ट है, जिसको कहते हैं अंडमान सागर। तो बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर का एक छोटा सा पार्ट मिलता है, जिसको अंडमान सागर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर अंडमान सागर, तो एक क्वेश्चन था कि यहां से निकलकर हम इस जगह जा सकते हैं, इसको अगर गहरा कर दिया जाए तो गहरा करने से कोई ज्यादा इंपैक्ट यहां पर नहीं पड़ेगा, इसको अगर गहरा कर देंगे। लेकिन अगर यहां से इसको तोड़ दिया जाए, अगर यहां पर इसको तोड़ा जाए और तोड़कर एक नया रास्ता बना दिया जाए, तो आसानी से हम यहां पर क्या है, नेविगेशन कर सकते हैं। तो हम अंडमान सागर से आराम से थाईलैंड की खाड़ी में, तो हमारा जो नया रूट होगा वो इस तरीके से चलेगा। तो ये रूट लंबा होगा और ये रूट थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, जो ये वाला लैंड है, ये लैंड को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर एक भूमि का स्थल खंड मिलता है, जिसको क्रा स्थमस के नाम से जाना जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा इस तरीके का लैंड दिया हुआ है, इसके बीच में एक छोटा सा लैंड पार्ट है, इसको तोड़ने की बात की जा रही है। इसको कहा जाता है क्रा स्थल डमरू मध्य, मतलब इसको क्रा स्थमस के नाम से जाना जाता है। स्थमस मतलब होता है जो लैंड पार्ट को कनेक्ट करता है, तो ये लैंड के बीच में, तो इसी को अगर यहां से ब्रेक करके एक लैंड बना दिया जाए तो आप आसानी से यहां से पास कर सकते हैं। तो इस साइड आपका अंडमान सी है, अंडमान सी से इजिस्ट हम यहां पर कहां आ सकते हैं, तो थाईलैंड वाले एरिया में इंटर कर सकते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जलयोजी यूरोप को अफ्रीका से महाद्वीप से अलग करती है, विच स्टेट सेपरेट फ्रॉम यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। तो यहां पर यूरोप और अफ्रीका के बीच में देखेंगे तो आपको मिलेगी यहां पर कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि आपको क्या करेगी, अफ्रीका और यूरोप के बीच में मिलती है। तो एक बार मैप में यहां पर देख सकते हैं,
तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ये आपका यूरोप महाद्वीप हो गया, जिसमें स्पेन का बेल्ट मिलता है यहाँ पर इस जगह पर, और ये आपका अफ्रीका की भूमि हो गई। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो खाली क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहीं पर आपको मिलेगी जल संधि, और इसी जल संधि को कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, इसी जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता था, क्योंकि स्वेज नहर बनने से पहले यही एकमात्र रास्ता था जहां से हम इस भूमध्य सागर में प्रवेश कर सकते थे, इसलिए इसको भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। और ये किसको कनेक्ट करती है, इस साइड अगर हम देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन मिलेगा, तो अटलांटिक महासागर को मेडिटेरेनियन सी यानी कि ये भूमध्य सागर से कनेक्ट करती है। तो ये जल संधि याद रखना। इसके अलावा और जल संधियां दी हैं, जैसे बेरिंग जल संधि दी हुई है। तो बेरिंग जल संधि कहां पर है, तो ये जो आपका एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप के इस साइड ही आपको नॉर्थ अमेरिका की सीमा मिल जाती है। तो नॉर्थ अमेरिका और इस साइड क्या मिलेगा आपको, एशिया। तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में ये जल संधि आपको यहाँ पर दिखाई देती है, इसी को कहा जाता है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसके बीच में है, तो आंसर दे सकते हैं कि ये एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में है। और बास्पोरस स्टेट के, डोवर स्टेट की बात करेंगे, डोवर, तो ये आपकी यूके और फ्रांस के बीच में आपको मिलेगी। बास्पोरस स्टेट की बात करेंगे तो ये आपको शायद काला सागर के आसपास मिलेगी। तो ये काला सागर के पास में देखना, काला सागर और मरमरा सागर के आसपास ही आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर शायद दी हो, तो यहां पर नहीं दी है। हरमुज जल संधि कहां पाई जाती है, स्टेट ऑफ हरमुज इज फाउंड बिटवीन काला सागर एंड मृत सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये आपकी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में मिलेगी। हॉर्मुज स्टेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेट है हॉर्मुज। इस जल संधि को हम कहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर जाएंगे तो इस जगह आपको मिलेगी ओमान की खाड़ी। तो यहां पर आपको ओमान की खाड़ी मिलेगी, और ओमान की खाड़ी जो है ये आपके अरब सागर के पास में मिलती है। तो आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो अरब सागर मिल जाएगा, अरब सागर के इधर ओमान अफ्रीका का, और इधर ईरान आपको एशिया का भाग मिल जाता है। इसी ईरान के नीचे एक खाड़ी है गल्फ ऑफ पर्शिया, यानी कि जिसको फारस की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, फारस की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इसी ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से कनेक्ट करने का जो काम करती है वही है हमारी हॉर्मुज जल संधि। तो यहीं पर क्या मिलती है हमें, हॉर्मुज जल संधि देखने को मिलती है। तो हॉर्मुज जल संधि हम कह सकते हैं किसको कनेक्ट करती है, ये ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से अलग करती है, ईरान को या एशिया को अफ्रीका से विभाजित करती है। तो ये हॉर्मुज के बारे में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू अलग करता है, तो मैं अभी आपको बता चुका था एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो अलग करता है वो बेरिंग जल संधि है। तो यहां पर कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि, जो किसके बीच में है, तो जो यहां पर एशिया महाद्वीप जो आपको मिलेगा, तो एशिया महाद्वीप और इस तरफ जो नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में, नॉर्थ अमेरिका और एशिया की बाउंड्री के बीच में यहां पर आपको क्या मिलेगी, बेरिंग स्ट्रेट मिल जाएगी। पाक जल संधि की बात करेंगे तो ये पाक जल संधि कहाँ मिलती है, तो ये भारत की भूमि में जाएंगे तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका आपको मिलेगा। तो भारत और श्रीलंका के बीच में अगर यहाँ पर देखेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच में आपको क्या मिलती है, पाक जल संधि यहाँ पर मिलती है। जिब्राल्टर स्टेट अब अभी हम देख चुके थे, तो जिब्राल्टर स्टेट किसके बीच में मिलती है, तो ये जो आपका यूरोप महाद्वीप है यहाँ पर, तो ऊपर जो यूरोप मिलता है और उसके नीचे जो अफ्रीका मिलेगा, तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में इस साइड आपका अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, इस साइड आपका मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो जल संधि मिलेगी उसी को कहते हैं हम जिब्राल्टर जल संधि। मलक्का अभी हम देख चुके थे, ये आपका जो मलेशिया वाला पार्ट है और नीचे जो सुमात्रा वाला पार्ट था, तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में ये जल संधि आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको मिलती है कौन सी, मलक्का जल संधि, जो चाइना, साउथ चाइना सी को
इंडियन ओशियन से कनेक्ट करती हैं, तो यहीं पर मिलेगी आपको बेटा मलक्का जल संधि। तो ये 4 जल संधियां आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखोगे बेरिंग जल संधि, ये रशिया यानी कि एशिया का पार्ट है, ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। यहां पर जो जल संधि आपको मिलेगी इस जगह पर, इसी को कहते हैं बेरिंग जल संधि। यहां पर क्या मिलेगी, बेरिंग जल संधि मिलेगी। अब बेरिंग जल संधि किसके बीच में, यूरोप और एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है। अलास्का का पार्ट है, इधर रशिया का पार्ट है। अब इस जल संधि में देखें तो ये किस किस सागर को कनेक्ट कर सकती है। इसके नीचे आपको बेरिंग सागर का भाग मिलेगा, और बेरिंग सागर जो है ये आपका यहाँ पर जो सी आएगा वो प्रशांत महासागर है, तो ये प्रशांत महासागर का हिस्सा होगा। तो प्रशांत महासागर में जो सागर है वो बेरिंग सागर है, और बेरिंग सागर को किससे कनेक्ट करेगी, आर्कटिक महासागर में एक सागर मिलता है जिसको कहते हैं चुकची सागर, तो ये चुकची सागर से कनेक्ट करेगी। यहां तक बात समझ में आ गई। तो बेरिंग सागर को चुकची सागर से कनेक्ट करती है, या हम ये कह सकते हैं ये प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से कनेक्ट करती है। रशिया को यानी कि एशिया को यूनाइटेड किंगडम के से यानी कि अलास्का या नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। यहाँ पर जो अलास्का वाला बेल्ट है ये यूएसए का बेल्ट है नॉर्थ अमेरिका में, और इसी बेरिंग जल संधि से जो हमारी इंटरनेशनल लाइन है, तो इसी बेरिंग जल संधि से क्या गुजर कर जाती है, हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो इसी बेरिंग जल संधि से क्रॉस करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कुछ जल संधियां दी, अब देखो हम लगभग जल संधियां पढ़ चुके हैं, अब आसानी से हमारा, जैसे हम जिब्राल्टर पढ़ चुके हैं, तो ये आपकी अफ्रीका और यूरोप के बीच में स्थित है। मलक्का हम पढ़ चुके हैं, तो ये इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। बेरिंग हम पढ़ चुके हैं एशिया नॉर्थ अमेरिका में। हॉर्मुज भी पढ़ चुके हैं, तो ये फारस के बीच में है। तो जब हम पढ़ चुके हैं तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएंगे। तो ए का आ जाएगा 3, बी का आ जाएगा 1, सी का आ जाएगा 4, डी का आ जाएगा 2। तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो जब हम बहुत सारी, देखो अगर आपको 8-10 जल संधियां भी याद कर ली आपने, तो उन 8-10 जल संधियों के बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। तो इन्हीं 8-10 जल संधियों से क्या है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो बड़ी बड़ी जल संधियां जो विश्व के बीच में मिलती हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो डिवाइडेशन का काम करती है वो पनामा नहर है। यहाँ पर यूरोप और इसके बीच में जो मिलती है वो जिब्राल्टर जल संधि मिलती है, तो यहाँ पर आप जिब्राल्टर याद रख सकते हो। यहाँ पर आपकी स्वेज नहर है, यहाँ पर बबल मंडेप है, यहाँ पर हॉर्मुज जल संधि है, यहाँ पर आपकी मलक्का स्टेट है, इसके नीचे यहाँ पर सुंडा स्टेट है। तो बहुत सारी जल संधियां हैं जो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। निम्नलिखित जलडमरुओं में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करती है। तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि है, तो पहले मैं आपको आंसर बताऊंगा, वो है आपकी डोवर जल संधि। तो डोवर जल संधि किसके बीच में है, तो ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। इसको समझे। यहां पर देखेंगे आपको ये यूनाइटेड किंगडम का एरिया मिल जाएगा, यूनाइटेड किंगडम के इधर जाएंगे तो यहाँ पर ये फ्रांस का एरिया मिल जाएगा, और इस साइड आपको नॉर्थ सी मिल जाएगा, उत्तरी सागर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको इंग्लिश चैनल मिल जाएगा। तो उत्तरी सागर से जब हम इंग्लिश चैनल की ओर जाएंगे तो इसी डोवर जल संधि को क्रॉस किया जाता है। तो ये यूके से किसके बीच में है, फ्रांस के बीच में। ये वही इंग्लिश चैनल है जिसको तैरकर कई लोगों के द्वारा पार किया गया था। तो फर्स्ट जो इंडिया में मैन मिलते हैं, तो फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया वो है आपका मिहिर सेन। तो भारत का पहला व्यक्ति जिसने इसको तैरकर पार किया था मिहिर सेन। और फर्स्ट लेडी की अगर हम बात करेंगे या वुमेन की बात करेंगे तो वो हैं आरती साहा। तो ये 2 व्यक्ति याद रखना भारत के फर्स्ट पर्सन है। उसके अलावा और भी कई रिकॉर्डेड नेम आपको मिल जाएंगे जिन्होंने इसको तैर करके पार करके रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। कुछ और जल संधियां दी थी, जैसे डेविस जल संधि की बात करेंगे। डेविस जल संधि की एक विशेषता मिलती है, ये पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में सबसे चौड़ी जल संधि है। तो पूरे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, वो है डेविस जल संधि। ये डेविस जल संधि आपको कहाँ मिलेगी, जो आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर एक बार नॉर्थ अमेरिका को बना लेते हैं, छोटा सा बना लेते हैं। तो जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, इस नॉर्थ अमेरिका के बगल में यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, ग्रीनलैंड। ठीक है, छोटा नहीं है, ये विश्व के सबसे बड़े आइलैंड में शामिल है ग्रीनलैंड।
तो इसी कनाडा के, ये कनाडा की भूमि आ जाती है, जहां पर नीचे वाला जो देश है वो कनाडा आ जाएगा। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में यहाँ पर जो जल संधि मिलेगी उसी को कहा जाता है डेविस स्ट्रेट। इसी को क्या बोलते हैं हम, डेविस जल संधि, जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। डेनमार्क स्टेट आपको कहाँ मिलेगी, तो डेनमार्क स्टेट आपको कहाँ मिल जाएगी, तो इसी ग्रीनलैंड के इस साइड जाएंगे। तो ग्रीनलैंड के इस साइड जाएंगे तो ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का। मतलब नॉर्थ अमेरिका के इस साइड जाएंगे, यहाँ पर एक द्वीप आपको मिलेगा जिसको कहते हैं आइसलैंड। तो ये आइसलैंड जो यूरोप का एक द्वीप है, इसी के बीच में यहाँ पर आपको डेनमार्क स्टेट मिलती है यहीं पर। तो यहीं पर क्या मिलेगी आपको, डेनमार्क स्टेट मिलेगी, क्योंकि इस डेनमार्क स्टेट से आपका यूरोप महाद्वीप स्टार्ट हो जाएगा। जिब्राल्टर ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये यूरोप और एशिया अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित है, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी, भूमध्य सागर का एंट्री गेट या कुंजी भी कहा जाता है। इसके बाद फारस की खाड़ी की सीमा नहीं बनती है, तो ये कुछ और क्वेश्चन है, बहरीन, इराक, कुवैत और ओमान। तो इसमें छोड़ देना इस क्वेश्चन को, खाड़ियों का अभी क्वेश्चन यहाँ पर हम नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पर आपकी ये जो खाड़ी है इसको कहते हैं फारस। तो ये खाड़ी है आपकी फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी किस किस को टच करती है, तो ये इराक को टच करती है, कुवैत को टच कर रही है, सऊदी अरब को भी टच करेगी, यहाँ पर बहरीन छोटा सा द्वीप है उसको टच करेगी, कतर को टच करेगी, यूएई को टच करेगी, ओमान को। इराक यहाँ पर मिल जाता है, ईरान इसको टच नहीं करती है। तो ऑप्शन में कुछ था नहीं, तो सारे ही दिए हुए हैं, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान सभी को ये जल संधि टच करती है। तो यहाँ पर हम कोई भी आंसर नहीं लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो कुछ फिर से खाड़ियों के दो चार क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स होकर आपको दिख गए हैं, लेकिन हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बोथनिया की खाड़ी है, तो ये बोथनिया की जो खाड़ी है ये आपको फिनलैंड के पास में मिलेगी। बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड के पास में मिलेगी, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। बाकी के स्टेटमेंट की बात करें, बफिन की खाड़ी कौन सा सही नहीं है, गल्फ ऑफ बेफिन है, ये आपको कनाडा के पास में मिलेगी, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही नहीं है। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के पास में मिलती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो गल्फ ऑफ टंकिंग जो वियतनाम के दक्षिण में मिलती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। बाकी की खाड़ियां सब गलत मैच दिया हुआ है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो यहां पर पहले आंसर लिखेंगे, वो है आपकी बास्पोरस जल संधि। मलक्का के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हॉर्मुज के बारे में पढ़ चुके हैं, बास्पोरस एक नई जल संधि है, इसको भी मैं पहले बता चुका था, ये काला सागर के आसपास आपको मिल जाती है। तो बाबेल मंडेब को देखते हैं, तो ये आपका देखोगे यहाँ पर लाल सागर मिलता है, तो ये आपका रेड सी है, लाल सागर। इस लाल सागर के इधर हमारा अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी, यानी कि ये आपका अरब सागर का ही पार्ट एक तरीके से। तो अरब सागर से अगर हम अदन की खाड़ी में जाते हैं और अदन की खाड़ी से जब हम क्रॉस करेंगे तो इस बाबेल मंडेब जल संधि को क्रॉस करेंगे। अगर आपको मैप समझ में ना रहा हो तो भारत के मैप से यहाँ से याद कर लेना। तो भारत के मैप के अगर आप इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको पहले फारस की खाड़ी मिलती है, उसके बाद ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, फिर आपको ये अफ्रीका महाद्वीप नीचे मिल जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पर जो मिल रही ये आपकी बाबेल मंडेब जल संधि मिलती है और यहाँ पर आपको फारस की खाड़ी मिलती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हॉर्मुज की खाड़ी, फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जल संधि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे इसमें, ये इसी का पार्ट है, अरेबियन सी का ही पार्ट है। और इसके नीचे जाएंगे तो अदन की खाड़ी, और अदन की खाड़ी से बाबेल मंडेब को क्रॉस करके हम लाल सागर जाते हैं, और लाल सागर से स्वेज नहर को क्रॉस करके हम भूमध्य सागर में इंटर कर सकते। तो कहां से इंटर कर सकते, भूमध्य सागर में इंटर कर सकते हैं। लॉम्बोक जल डमरू मध्य किन द्वीपों के बीच में स्थित है, तो स्वाभाविक है ये लॉम्बोक जो दिया हुआ है तो लॉम्बोक के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर भी लॉम्बोक है, यहाँ पर भी लॉम्बोक है, तो ये आंसर नहीं आएंगे। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो बाली द्वीप के पास में मिलेगा। तो इंडोनेशिया के अंदर ही ये आपको लॉम्बोक बाली द्वीप मिलते हैं। तो ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन हो जाता है। तो ये इंडोनेशिया के लॉम्बोक द्वीप और इंडोनेशिया के बाली द्वीप के बीच में ही स्थित है आपकी लॉम्बोक जल संधि। तो ये बहुत ज्यादा डीपली है, इतना डीपली उम्मीद नहीं है कि एग्जामिनर जाएगा।
स्वेज नहर किन दो सिरों पर स्थित पद्म युग में है? तो स्वेज नहर अभी हम देख चुके थे, तो पहले इसका आंसर लगा लेंगे। तो आंसर इसका क्या आएगा? तो ये काहिरा अलेक्जेंड्रिया, स्वेज काहिरा, काहिरा, तो ये पोर्ट सईद एंड स्वेज पोर्ट आ जाएंगे। तो पोर्ट सैड एंड पोर्ट स्वेज ये कहां पर है, आपको मैं मैप पे दिखा रहा हूं। तो पहले तो स्वेज नहर को समझ लेते हैं। स्वेज नहर क्या करती है? जो भूमध्य सागर है, यहां पर हमारा कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। अफ्रीका और एशिया के बीच में अगर आप जाएंगे तो देखो, इसका एक मैं मैप दिखा रहा हूं आपको, ये कहां पर मिलती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में अगर आप इस तरफ जाते हैं, तो इस तरीके से आपको अफ्रीका महाद्वीप मिलता है। यहां पर इस अफ्रीका महाद्वीप के इस साइड से ही आपका एशिया महाद्वीप स्टार्ट हो जाता है। यहीं से आपका एशिया की भूमि स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पर क्या है कि इस साइड जो आपका भारत वाली जो भूमि है, मान लो यहां पर भारत है, तो भारत में यहां पर अरब सागर का एरिया हो गया, यानी कि हिंद महासागर का एरिया यहां पर टच कर जाएगा। यहां पर आपका लाल सागर है, रेड सी है। अब क्या था कि यहां पर यूरोप है, यहां पर यूनाइटेड किंगडम वगैरह, यूरोप वगैरह है। यूरोप जब पहली बार वास्को डी में भारत में आया था, तो ये यहां से चक्कर लगाकर भारत में पहुंचा था। अब ये इतना लंबा चक्कर लगा के क्यों नहीं आया? ये सीधा यहाँ पर जो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर जो आपका भूमध्य सागर है, तो ये भूमध्य सागर से लाल सागर और लाल सागर से अरब सागर आ सकता था। क्या ये बेवकूफ था या समझदार था? तो वास्को डी गामा जो आया था वो इस रूट से आया था, और कंपनियां लंबे समय तक इसी रूट का प्रयोग करती रही, जो अफ्रीका माइनर से होकर जाता था। लेकिन ये बेवकूफ था या समझदार था, ये कैसे क्लियर करेंगे? तो ये बेवकूफ नहीं था, इसके पास मजबूरी थी कि इसके पास धूम 3 वाली बाइक नहीं थी। अगर इसके पास धूम 3 वाली बाइक होती जो स्थल पर भी चल सकती थी और जमीन पर भी चल सकती थी, तो वास्को डी गामा को अगर धूम 3 वाली बाइक अवेलेबल होती, तो ये इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करता कि ये पूरे का पूरा अफ्रीका माइनर का चक्कर लगाकर इंडिया में पहुंच गया। इस भाई साहब को कोई अकल देता, कोई इसको समझाता कि भैया आपके पास धूम 3 की बाइक है, तो आप सीधा यहां से चलो भूमध्य सागर से, सॉरी भूमध्य सागर से ये छोटा सा जो लैंड है, ये छोटा सा जो लैंड है जिसको सिनाई के नाम से जाना जाता है, इस छोटे से लैंड को सिनाई प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो जब आपकी ये बाइक पानी में रहेगी तो पानी में चलाना, उसके बाद इसको स्थल के ऊपर ले आना, फिर आप इसको लाल सागर में जंप कराना, और लाल सागर से आप सीधा अरब सागर और यहाँ पर आप आसानी से भारत में आ सकते थे। लेकिन इसने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी, इसने धूम 3 वाली बाइक का प्रयोग नहीं किया। क्या उस समय ये ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी कि ये धूम 3 जैसी बाइक का प्रयोग कर सकता, जो स्थल पर भी चलती, पानी में भी चलती? ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके पास, बेचारों के पास अलिफ लैला वाले जहाज थे, जहां पर पर्दे वगैरह लगाकर इनको चलाया जाता था। मेंटेन करना ही बड़ा मुश्किल होता था। तो इसलिए ये अलिफ लैला वाले अपने जहाज से, ये पर्दों से जो बना हुआ इस तरीके का पर्दे लगे रहते हैं, तो इस जहाज से ये भारत में पहुंचता है। क्लियर? जाना इसको भी कहां पर था? अमेरिका वगैरह की खोज करनी थी, लेकिन गलती से वो जहाज के पर्दों का रोटेशन इस तरीके से बना कि वो भारत में प्रवेश कर जाता है। लेकिन उस समय जो बेवकूफियां हुई थी वो वर्तमान में नहीं होंगी, और ये बेवकूफी नहीं थी, उसकी मजबूरी थी। वर्तमान में क्या किया गया? जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंबा ट्रेड यहां से चलाया जाता था, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था यहां से, ये ट्रेड काफी ज्यादा महंगा था। तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इस ट्रेड को छोटा करने के लिए हमें इस सिनाई प्रायद्वीप को तोड़कर, इस सिनाई प्रायद्वीप को तोड़कर यहां से क्या करनी होगी? एक नहर निकालनी होगी। तो इस नहर को कहा जाता है स्वेज नहर। तो ब्रिटिश सरकार के प्रयास से मिस्र के, जो यहाँ पर देश है मिस्र, तो मिस्र के जो राजा थे उस समय, तो उन राजाओं के ऊपर प्रेशर बनाया गया और मिस्र के किंग के साथ टाई अप करके इन्होंने सिनाई प्रायद्वीप को तोड़कर एक नहर बना दी गई, और उसी नहर को कहा जाता है स्वेज नहर। तो वर्तमान में आसानी से हम, आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में सब आसान है, तो आज की डेट में आसानी से हम इस रूट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की डेट में इजिली हम भारत से अरब सागर से जा सकते हैं, कहां पर? लाल सागर में, और फिर लाल सागर से इस स्वेज नहर को क्रॉस करके भूमध्य सागर, और फिर भूमध्य सागर से आप जिब्राल्टर जल संधि को क्रॉस करके यूरोप के किसी भी देश में इंटर कर सकते हो। तो ये आपका वर्तमान का पूरे का पूरा नया रूट
बन चुका है। तो इसलिए यहां पर अब क्वेश्चन जो था हमारा उसको समझते हैं कि क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था कि इस पर बने हुए बंदरगाहों को क्या कहा जाता है। तो ये पूरी की पूरी भूमध्य सागर से आपका स्वेज की खाड़ी लाल सागर के तक, नीचे रेड सी मिलेगा यहां पर, तो इसके बीच में पूरी की पूरी ये आपको रेड सी के नीचे पूरी की पूरी स्वेज की खाड़ी है। तो ये पूरी की पूरी एक नहर का यहां पर निर्माण होता है। इस नहर के टॉप पर जो बंदरगाह उसको कहते हैं पोर्ट सैड या सईद बंदरगाह। तो पोर्ट सईद बंदरगाह ऊपर की तरफ है और जो स्वेज बंदरगाह है वो नीचे की तरफ है। तो ये दो बंदरगाह आपसे पूछे गए थे और कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि ये बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो पोर्ट सैड जो बंदरगाह ये भूमध्य सागर की तरफ है और पोर्ट सईद जो बंदरगाह ये लाल सागर यानी कि स्वेज की खाड़ी की तरफ स्थित है। मुंबई से कहां जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होता। तो ये क्वेश्चन छोड़ देना, इसको छोड़ देंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है, ये गलती से आ गया है बेचारा। ठीक है, तो ये इमेज भी छोड़ देंगे। पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर अभी हम दिखा चुके थे। तो पनामा नहर जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे दक्षिणी भूभाग है और उसी के नीचे जो साउथ अमेरिका का भूभाग स्टार्ट होता है। तो ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में स्थित है। यहां पर भी क्या है, इसका भी जो निर्माण किया गया। तो यहां पर जो पनामा वाला देश है, इस पनामा वाले देश में यहां पर भी एक स्थल खंड था, ये भी बनाई गई है, याद रखना। इस स्थल खंड के अंदर इसको क्या कहा जाता है, इसको पनामा इस्थमस कहा जाता है, यानी कि स्थल डमरू मध्य कहा जाता है। तो इसी पनामा इस्थमस को तोड़कर, यहां से इसको तोड़कर यहां से नहर निकाली गई है और इसी नहर को कहा जाता है, यहां पर ये जो नहर यहां से बना दी गई इन दोनों क्षेत्रों को कट करके, तो इसी क्षेत्र को कहा जाता है आपका कौन सा, स्वेज नहर। तो यहीं पर हमें क्या मिलती है, स्वेज सॉरी पनामा नहर मिलती है। स्वेज तो ऊपर हो गई, तो यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, पनामा नहर। तो स्वेज नहर का निर्माण सिनाई इस्थमस को तोड़कर किया गया था, जबकि पनामा नहर का निर्माण आपका पनामा इस्थमस को तोड़कर किया गया। और यह विश्व की एकमात्र नहर है जो लॉक सिस्टम पर काम करती है, ये लॉक सिस्टम पर काम करती है। तो पहले आंसर देखते हैं, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा। तो इस साइड है आपका अटलांटिक ओशियन का पार्ट और इस साइड है आपका पैसिफिक ओशियन का पार्ट। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है, दोनों को जोड़ेगी। प्रशांत महासागर, अंध महासागर, लाल सागर, तो ये शहर जोड़ेगी किसको, तो ये इन दोनों को जोड़ने का प्रयास करेगी। अगर पूछती कि किन महाद्वीपों के बीच में, तो हम ये आंसर लगाते, तो पैसिफिक ओशियन एंड इसको कहते हैं अटलांटिक ओशियन। तो ये अटलांटिक ओशियन के बीच में स्थित है। यहां पर देखेंगे तो ये पनामा नहर दिया हुआ है, यहां पर आप देखेंगे एक तरफ अटलांटिक ओशियन शो किया गया है और एक तरफ आपका पैसिफिक ओशियन शो किया गया है। अब ये मत कहना सर ये पैसिफिक इस तरफ कैसे आ गया, आपने उस तरफ कैसे बनाया, ये सिर्फ पिक्चर है जहां पर आप इसको उल्टा भी कर सकते, एक तरफ अटलांटिक ओशियन दिखा रहा है, एक तरफ पैसिफिक ओशियन दिखा रहा है। और ये पूरे का पूरा पनामा इस्थमस के बीच में बनी हुई पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी झील है, जिसको गतुन झील के नाम से जाना जाता है। तो गतुन झील यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब ये गतुन झील क्या है, इसको ज्यादा गहरा खोदना पॉसिबल नहीं था, कोई यहाँ पर टेक्टोनिक प्रॉब्लम्स के कारण इसको बहुत ज्यादा गहरा खोदना पॉसिबल नहीं हो पाया, काफी लंबा प्रोजेक्ट था। तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पा रही थी जो इसको बहुत ज्यादा गहरा खोदे, क्योंकि वॉल्केनिक क्षेत्र है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज काफी ज्यादा थी। तो इसलिए अब अटलांटिक ओशियन का पानी का लेवल यहाँ तक है और इधर से पैसिफिक ओशियन के पानी का लेवल यहाँ तक है। तो हमें इस पानी को, इस जहाज को, इसके ऊपर जो जहाज रहता है पानी का, तो इस जहाज को हमें यहाँ पर पहुंचाना होता है। तो इसके लिए ये बीच बीच में इस तरीके के लॉकिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। इन लॉकिंग सिस्टम में इस तरीके की पाइपलाइन जुड़ी रहती हैं। तो ये क्या करती हैं, जैसे इस पानी को इसके अंदर लाना, तो इसके वाटर को रिड्यूस करेंगे तो इसका वाटर लेवल नीचे आ जाएगा, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर जब इसमें पानी छोड़ा जाएगा तो ये ऊपर की ओर जाकर इसके ऊपर आ जाएगा। फिर ऐसे इसका वाटर लेवल कम किया जाएगा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। फिर वाटर लेवल बढ़ाया जाएगा तो ये अपने आप ऊपर की ओर उठ जाएगा। फिर एक लॉक यहाँ रहता है तो इसका वाटर लेवल कम किया जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर वाटर लेवल बढ़ाया जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से तैरता हुआ आगे की ओर
बढ़ेगा। सेम कहानी इसको यहाँ से उतारने की जाती है। इसको आप गूगल पर गूगल पर या यूट्यूब पर एनिमेटेड पनामा कैनाल डालना, आपको यहाँ पर बने हुए एनिमेटेड वीडियोस दिखेंगे, वहां पर आपको ये पूरे का पूरा लॉकिंग सिस्टम वर्क करता हुआ भी दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सू नहर जोड़ती है। तो सू नहर कहां पर है, तो जो हमारा 5 ग्रेट लेक्स का एरिया है, जिसमें सबसे पहले सुपीरियर लेक, सुपीरियर के बाद मिलती है हुरन लेक, और यहाँ पर मिलती है आपको मिशिगन लेक, हुरन मिशिगन, और इसके आगे है आपकी इरी लेक, और इरी के आगे दी हुई है यहाँ पर ओंटारियो लेक। ये लेक जो 5 ग्रेट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, 5 महान झीलें हैं। तो इन झीलों में याद रखना कि सुपीरियर झील और हुरन झील के बीच में एक नहर है जिसको कहा जाता है सू नहर, और यहाँ पर इसी प्रकार से इरी और ओंटारियो के बीच में भी एक नहर है जिसको वेल लैंड नहर के नाम से जाना जाता है। तो इन झीलों को भी कनेक्ट करने के लिए कुछ बनी हुई हैं, तो ये सुपीरियर और हुरन के बीच में आ जाएगा। तो डी आंसर हमारा क्लियर होगा, सुपीरियर एंड हुरन। सुपीरियर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और मीठे पानी की सबसे बड़ी और नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, और 5 ग्रेट लेक्स में भी सबसे बड़ी झील। अगला क्वेश्चन है, कील नहर किसे जोड़ती है। तो इसका पहले आंसर लिख लेंगे, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, अब ये कील नहर कहां पर है, शायद मैप इसका होगा तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो इस मैप में अगर हम जाएंगे तो ये यूरोप महाद्वीप में एक देश आपको मिलेगा यहाँ पर। तो ये छोटा सा एक देश दिया हुआ है, ठीक है। ये नीचे इसके पूरे का पूरा जर्मनी है, जर्मनी का मैप देखेंगे, जर्मनी के ऊपर एक देश है डेनमार्क। तो इसमें भी वही समस्या थी जो अभी तक की समस्या आती जा रही थी कि हमें पूरे का पूरा इस तरीके से क्रॉस करके आना पड़ता है। लेकिन हमने क्या किया, इसको यहां से, ये पूरे का पूरा लैंड इस तरीके से कनेक्टेड था पूरे का पूरा, हमने इस लैंड को यहां से क्या किया, तोड़ दिया, डिवाइड किया, और यहां से एक कैनाल बना दी। तो डेनमार्क इस्तमस को तोड़कर यहाँ पर हमने एक कैनाल बना दी। अब इजीली हम यहाँ पर ये जो हमारा बाल्टिक सागर वाला एरिया, ये कौन सा है, बाल्टिक सी का एरिया है। तो इसी बाल्टिक सी से इजीली हम यहाँ पर नॉर्थ सी के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो ये आपको डेनमार्क और जर्मनी के बीच में मिलेगी। मुख्यतः इसका जो भाग है वो जर्मनी के अंतर्गत आता है, तो कील नहर आपको जर्मनी में लगानी आंसर। तो ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जनपॉक्स यानी कि लॉग पद्धति पर आधारित किया जाता है। तो अभी मैं बता चुका था कि जो पनामा नहर है, तो पनामा नहर पूरे वर्ल्ड में एकमात्र नहर है जो एक लॉकिंग सिस्टम पर आधारित है, लॉक सिस्टम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, कील नहर, सू नहर, पनामा नहर, स्वेज नहर। अब हम सारी की सारी नहरों को पढ़ चुके हैं तो आंसर लगा सकते हैं। तो कील नहर अभी हमने पढ़ा था कि ये भूमध्य सागर, एल्ब और एस्चुरी, अटलांटिक महासागर, प्रशांत, सुपीरियर, हुरन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड कर रहा है, तो हम इसमें से और आसान को ढूंढते हैं। हम पनामा नहर को सबसे पहले देखते हैं। तो पनामा नहर हमने कहाँ देखी थी, तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में थी, जिसके एक तरफ अटलांटिक महासागर और एक तरफ प्रशांत महासागर था। तो ये यहाँ पर बिल्कुल मैच कर जाता है, सी का 3। तो ये 2 आंसर हमारे हो सकते हैं। स्वेज नहर हम अभी पढ़ चुके हैं। तो स्वेज नहर क्या करती है, तो स्वेज नहर आपकी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो ये आपका दिया हुआ है लाल सागर से भूमध्य सागर का ऑप्शन, तो डी का 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ से डी का 1 आ जाएगा। तो कील नहर का आ जाएगा, तो ये एल्ब जो नदी है जो बाल्टिक सागर दिया हुआ, तो ये यहाँ पर क्या था, नॉर्थ सी की जगह इन्होंने उत्तरी सागर में एक नदी गिरती है जिसको कहते हैं एल्ब नदी, तो एल्ब नदी यहाँ पर दे दी है, लेकिन बाल्टिक सागर से हम आंसर लगा सकते हैं। तो हमारा ए आंसर निकल जाएगा। और सू नहर जानते हैं कि ये सुपीरियर और हुरन झील के बीच में स्थित है, तो ए आपका बेस्ट आंसर आ जाएगा। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की और झीलों का सही क्रम क्या है। तो इसमें सबसे ऊपर जो है वो आपको लेक मंजला मिल जाती है। लेक मंजला के ऊपर ग्रेट बिटर है, फिर लिटिल बिटर है, और फिर लेक टिम्सा है। तो सी आंसर आप इसका लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी झीलें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेक मंजला दिया हुआ है, यहाँ पर लेक मंजला के बाद लेक बिटर दिया हुआ है, लेक बिटर के बाद 2 छोटी छोटी और यहाँ पर झीलें हैं। तो लेकिन 2 झीलों से हमारा आंसर निकल जाता है। तो हम इसमें सबसे पहले लेक मंजला जाएंगे, फिर ग्रेट बिटर, फिर लिटिल बिटर और फिर लेक टिम्सा में जाएंगे।
प्राणा नदी पर निर्मित टापू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में है। निम्नलिखित देशों में से कौन से देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ये ब्राजील पराग्वे की संयुक्त परियोजना आएगी। तो ये आप इसमें सी आंसर लगा सकते हैं, ब्राजील और पराग्वे। ठीक है, पराना जो नदियां हैं ये आपको वैसे नदियों के टॉपिक में इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा रफ आइडिया यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो ये जो नदियां हैं साउथ अमेरिका में मिलेंगी। यहाँ पर ये नदियां मिल जाएंगी आपको। 3 नदियां हैं, एक का नाम है पराना, एक का नाम है पराग्वे और एक का नाम है, पराग्वे से मिल जाती एक उरुग्वे। तो ये इसी जगह पर पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदियां मिलती हैं, पराना और उरुग्वे देशों के अंदर, पराग्वे और उरुग्वे देशों के अंदर। कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं, उनके ऊपर कुछ बांधों के क्वेश्चन है, कोशिश करके देखते हैं कि ये सॉल्व हो जाए। पंचेत हिल या पंचेत बांध की अगर हम बात करेंगे तो ये हम जानते हैं कि जो हमारी दामोदर नदी है, दामोदर नदी पर टोटल 8 डैम बने हुए हैं। उसी 8 डैमों के अंदर एक पंचेत बांध बना हुआ है, तो इससे हम इसको कैच कर सकते हैं। तो ए का क्या आ जाएगा, बी का 3 आ जाएगा। तो बी के 3 में जाएंगे तो हमारा सी आंसर निकल आएगा। तो एक ही बार में हमारा सी आंसर निकल आया। बाकी के मिला सकते हैं, जैसे कोलोराडो डैम है, ये आपका कोलोराडो नदी पर जो बना हुआ है ये हुबर बांध है। और नील नदी पर जो बना हुआ है ये आपका आसवान डैम है मिस्र के अंदर। और करीबा डैम आपका अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। तो 4-3 पहले का हो जाएगा, 4-3-1-2 बिल्कुल सही आंसर आ गया हमारा, एक ही ऑप्शन से निकल जाता है। करीबा बांध किस नदी पर है? तो अभी शायद हमने यहाँ पर देखा नहीं है, करीबा डैम देखा हुआ है। तो करीबा डैम किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। और इसी करीबा नदी पर कल भी हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर एक विक्टोरिया जलप्रपात भी बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा इसमें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, करीबा डैम किस नदी पर है? तो ये जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक देश दिए हुए वहां पर आपको मिल जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के पास में। ओस्मान डैम अभी हम देख चुके थे कि ये नील नदी पर मिस्र देश में बना हुआ है, आसवान डैम। तो मिस्र में कौन सा डैम बना हुआ है? नील नदी पर आसवान डैम बना हुआ है। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो ये तो छोड़ देना, 2010 का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ दो, इसमें करने की जरूरत नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कुछ दिए हुए हैं डैम और नदियां, जैसे ग्रैंड कुली डैम है, उवर डैम है, नरेक डैम है और कबूरा डैम है। जम्बेजी नदी पर आपका कोबराबासा डैम बोलते हैं, तो इसी नदी पर कोबराबासा डैम और आपका करीबा डैम बने हुए हैं। और हुवर जो बांध है, हुवर एंड बोल्डर जो बांध है, ये आपके हुवर एंड बोल्डर ये आपके कोलोराडो नदी पर मिलते हैं। तो ये किस नदी पर हैं? कोलोराडो नदी पर मिलते हैं हुवर एंड बोल्डर बांध। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो बी आंसर आ जाएगा, बी बॉम्बे। तो ग्रैंड कुली डैम कोलंबिया नदी पर, कोलंबिया में स्थित है। हुवर डैम कोलोराडो नदी पर यूएस में स्थित है। नरेक डैम जो है वो बक्श नदी पर है। काबोरा या कोबरा बोसा डैम जेम्बेजी नदी पर स्थित है। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। छोटी सी क्लास थी, ज्यादा एमसीक्यू यहाँ पर हमने नहीं रखे हैं अभी। अब ये मैपिंग से जरूरत से जो चीजें थी वो हमने कंप्लीट कर ली। तो एक तरीके से जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक था आपका, जियोमॉर्फोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स पॉसिबल हो सकते थे, तो आज की क्लास से लेकर, फर्स्ट क्लास से लेकर आज की क्लास तक जितनी भी हमने क्लासें की उसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया। हमने साथ में मैपिंग को कंप्लीट किया, साथ में उसके एमसीक्यूज कंप्लीट किए, और एमसीक्यू के साथ जितनी भी थ्योरी पॉसिबल हो सकती थी हमने सारी थ्योरीज को भी कंप्लीट किया। तो ये यूनिट आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। ये केवल एमपी टेट ही नहीं, इसके अलावा और भी शिक्षक पात्रता, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और जितने भी एग्जाम है सभी के लिए लाभदायक हो सकते, सभी में आप इसको यूज कर सकते हो, सभी से क्वेश्चन लगा सकते हो। क्योंकि जितने भी मैंने एमसीक्यू कराए वो यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जितनी भी टेट एग्जाम है उन सबके ही हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा समुद्र विज्ञान। तो समुद्र विज्ञान को नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि समुद्र विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और समुद्र विज्ञान से किस तरीके से एमसीक्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि छोटी यूनिट है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास से हम समुद्र विज्ञान स्टार्ट करेंगे। पढ़ने का पैटर्न हमारा वही रहेगा जिसमें हम पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू के साथ साथ
जितनी भी थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट हमारी हो सकती है, मतलब हम लगभग 70% थ्योरी हम एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।